गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी को अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप को होस्ट को चैट कर दो। स्क्रीन दिख रही है, वीडियो दिख रही है, सब कुछ ओके है तो आप चैट भेजो। आप जितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, हर्ष तिवारी एंड शिवेंद्र, देवेश, अजय कुमार, जो क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था, आपका इसका क्या आंसर आया चैट में लिखना। उच्चतम ई बटा एम अनुपात आपका किस प्रजाति के लिए आया, सॉल्व किया है आपने, आप आंसर भेजो। अजय कुमार आपका सही आंसर है। और कोई? संदीप सिंह, शिवेंद्र, देवेश, अजय, देवेश नागर ये रॉन्ग आंसर है, मतलब आज आपको ये बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। कोई और? जो भी आपका आंसर आया सब भेजो, लिख के बताओ क्या आया। ऑप्शन नंबर भेज दो केवल। चैट किसी की मेरे पास तक आ नहीं रही है, केवल 3 बच्चों की आई है, हर्ष, अजय और देवेश। हर्ष आपका भी आंसर रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा। संदीप सिंह थर्ड, हाँ संदीप सिंह का सही है। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक बार देखिए। आपको ई बटा एम अनुपात निकालना है। ये ई बटा एम आप चिन्हों में निकालिए। शिवेंद्र सिंह आपका भी आंसर रॉन्ग है। इतना मैं बता के गया था जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अब ई बटा एम अनुपात पहले ऑप्शन में निकाले। ई जो है कुल आवेश, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन 0 है तो आवेश केवल प्रोटॉन के कारण है। एक प्रोटॉन के आवेश को चिन्ह मैंने कल ई दिया था, तो अंश में तो यहाँ ई आ जाएगा। द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। प्रोटॉन भी एक, न्यूट्रॉन भी एक, दोनों का द्रव्यमान का चिन्ह मैंने एमपी दिया था। अब दोनों एक एक है, दोनों का द्रव्यमान एमपी और एमपी जोड़ो तो 2 एमपी आया, तो ये ई बटा 2 एमपी आ जाएगा। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है इसी में दिमाग लगाना था। सेकंड ऑप्शन में बहुत ध्यान से देखना, जब कभी अंश में कुल आवेश निकालना होता है तो कुल आवेश निकालने के लिए चिन्हों के साथ मान रखा जाता है, पर अंत में सूत्र में जब मान रखा जाता है तो परिमाण रखा जाता है। ये आप चारों उदाहरण में देखो, ये अकेला उदाहरण है जहां पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दो तरह के आवेशित कण हैं, दोनों के कारण आवेश है। तो ज्यादातर बच्चे इसी वजह से इस ऑप्शन में गलतियां करते हैं। सावधानी से सुनो इसमें करना क्या होता है। एक प्रोटॉन का आवेश प्लस ई, तो 2 का आवेश आप क्या लिख सकते हो, +2e। चिन्हों के साथ लिखो, कुल आवेश निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज चिन्हों के साथ कल मैंने -e बताया था, इसका योग निकालो +e आएगा, तो कुल आवेश यहाँ +e आया। अब जब E बटा m अनुपात निकालना है तो आपको परिमाण लेना है, परिमाण केवल E हो जाएगा। द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण आता है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 और 2 4, सभी का द्रव्यमान mp लेना है तो ये 4mp हो जाएगा, E बटा 4mp। और जो ध्यान से नहीं पढ़ रहा होता है, नहीं सुन रहा होता है, वो यहाँ पर आवेश को ही गलत करता है। 2 प्रोटॉन 2e, एक इलेक्ट्रॉन e जोड़कर 3e कह देता है, जबकि जोड़ना नहीं, कुल आवेश एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, तो आपका कुल आवेश +e आएगा। और इसीलिए यहाँ हो रहा है ऐसा क्योंकि दोनों तरह के कण हैं। एक तरीके से और सोचना सिखा रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चार्ज को संतुलित कर देगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन में माइनस उतना प्रोटॉन में प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चार्ज को संतुलित कर दिया। तो ऐसे में अतिरिक्त एक्स्ट्रा एक बस प्रोटॉन बचा,
तो जब कुल आवेश निकालने की बारी आई तो आप केवल एक प्रोटॉन का चार्ज अर्थात ई लिए अंश में। इसके बाद आपके मन में कोई डाउट बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ इसीलिए मैंने अंश में ई लिया और द्रव्यमान 4 mp लिया। ई बटा 4 mp आपका आंसर आ गया। He प्लस आप सभी को समझ आ गया क्या? मैं रिपीट, जो लेट ज्वाइन कर रहा है उसके कहने पे तो कभी नहीं करूंगा। कल समझा के भेजा है कि मेरी क्लास कभी भी स्टार्ट हो आपको एकदम टाइम पे लॉग इन करना है। और भी आराम से 3-4 लोग लॉग इन किए जा रहे हैं। हाँ चले, जो स्टार्टिंग से बैठे उन्हें He प्लस वाला समझ में आ गया क्या? चैट में यस और नो में जवाब दे। मैं नीचे एक नोट लिख रहा हूं। पढ़ना और खुद को समझाना, समझ आ जाए तो यस लिखना। किसी उदासीन परमाणु का E बटा m ये हमेशा 0 आएगा। परमाणु वैसे कल मैंने क्या कहा था, होता ही उदासीन है। उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमेशा बताओ चार्ज जो फाइनल आएगा वो 0 ही तो आएगा, क्योंकि परमाणु तो उदासीन होता है। आपको E बटा m में अंश में कुल आवेश लेना है, तो किसी परमाणु में तो कोई आवेश होता ही नहीं। तो कभी आपको कोई भी परमाणु का पूछा जाए E बटा m तो आप हमेशा 0 बोलोगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, सभी ने एक दूसरे का आवेश संतुलित कर दिया। आप कभी भी E बटा m अनुपात का क्वेश्चन देखोगे ना एग्जाम में आया हुआ या किसी किताब में, तो हमेशा वो आयनों के लिए पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को भी देखो, ये चारों ही आयन दिए हुए। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुरंत चैट बॉक्स में उत्तर भेजो आप सभी। अगर एग्जाम में आता कार्बन परमाणु के लिए E बटा m अनुपात ज्ञात करें, उत्तर बताओ सभी, जल्दी से जल्दी। सभी का उत्तर आना चाहिए। इस बैच से मुझे ये कल से, आज दूसरा दिन है लेकिन अभी भी आप लोग बात नहीं मान रहे हो। चैट तुरंत भेजना है, पता नहीं आप किस मूड में पढ़ाई करने आ रहे हो। 8 लोग लॉग इन हो, उसमें से 4 का आंसर केवल आ रहा है। आपको को होस्ट को चैट भेजना है। नहीं, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है। नहीं पढ़ने का मन है, अब जबरदस्ती नहीं पढ़ा रहा हूं, अपनी मर्जी। आप अपनी मर्जी दिखाओ। कार्बन परमाणु अभी अभी पढ़ाया, अंबिका मित्तल लेट ज्वाइन करने का नुकसान देखो। अभी अभी पढ़ाया, किसी भी उदासीन परमाणु का आवेश हमेशा 0 होता है, तो उसका हमेशा E बटा m 0 आएगा। पढ़ा के तुरंत वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर आ रहा नहीं बता सकते। तो सच में आप जैसों को मैं नहीं बता सकता। यहाँ नीचे लिखा हुआ है उदासीन परमाणु का E बटा m 0। अब समझ आया हो अंबिका मित्तल, तो अब बता दें आंसर। क्या लिखा है? कार्बन परमाणु, परमाणु बोल रहा हूं तो आवेश है ही नहीं उसमें। अरे आप तो लिख के भेजें। इतने सारे मैं लाइव क्लासेस पढ़ा रहा हूं, आप जैसे बच्चे मैंने नहीं देखे। पता नहीं आप लोग क्यों ये चैट टाइप करने में, आपको 0 टाइप करने में इतना टाइम लग रहा है, कभी यस नो टाइप करने में इतना टाइम लग रहा है। मतलब आप आज दूसरा दिन है, प्रण करके आए हो कि मुझे टीचर की बात तो माननी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप अपनी मर्जी दिखाओ। ऐसे ना टीचर को बुरा मतलब बनाना, इरिटेट करना, फिर उम्मीद लगाना कि वो सारी चीजें आपको समझा के जाए। कोई बात नहीं, आप अपनी अकड़ दिखाओ, मैं तो सहजता से अपना काम करूंगा। आप मत मानो मेरी बात, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। H प्लस और He+2 ये दो ऑप्शन में कल पढ़ा के गया था। H प्लस प्रोटॉन है और He+2 अल्फा कण है। तो ये दोनों उदाहरण तो कल मैं बता ही के गया था। जिन्हें मेरी बात मानने की आदत बन गई है कल से आज तक में, आप 8 लोगों में से, प्रोटॉन H प्लस इसका E बटा m अनुपात कल क्या निकाला था, चिन्हों के रूप में बताओ।
भरत, वेरी गुड, बहुत सही। अजय, आपने पता नहीं क्या भेजा लिख के। उदय, आपने पता नहीं क्या टाइप किया। आप लोग शायद टाइप ही नहीं कर पा रहे हो। प्रोटॉन का मैंने बताया था E/MP, और कल ही पढ़ा के भेजा है। पता नहीं आपने कल जाके लास्ट मेरा क्लास खत्म होने के बाद आपको जो वीडियो मिला और आपको PDF मिला, पता नहीं आपने रिवीजन किया भी है या नहीं। मैं यही चेक कर रहा था। कोई बात नहीं, आप मत पढ़ाई करो। मुझे ये समझ में आ गया ये 8 बच्चे पढ़ने वाले तो नहीं। आज बार-बार मौका मिलेगा आपको ये दिखाने का कि नहीं सर, हमारे पे भरोसा करो और हमें आशीर्वाद दो, हमें पढ़ाओ। देखते हैं आप ये कहते ये चीज मानते हो या नहीं मानते। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट थिंग, अल्फा कण। इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, आवेश प्रोटॉन के कारण है, 2 प्रोटॉन है, तो आवेश 2e। द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण आता है। आज आपको एक सजा मिल रही पूरे बैच को, मैं अपने एकदम गलत तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ। आज आपसे चैट में कुछ लिखवा ही नहीं रहा हूँ, बोरिंग तरीके से पढ़ो, क्योंकि आप यही चाहते हो। आप बोरिंग तरीके से पढ़ो, मत दो कोई आंसर। मर्जी आए तो लिखो, मर्ज नहीं आए मत लिखो। मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपना दिमाग नहीं खराब करूंगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, 2 है तो 2mp। कल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी mp बोला, 2 है तो 2mp, जोड़ो ये 4mp आएगा। कल पढ़ा के भेजा है, रिवीजन होता तो आपको पता होता ये E/2mp आया। अब इन चारों उदाहरणों में एक एक करके ध्यान दें। E/MP सब में आ रहा है। पहले वाले में E/MP बटा में 2 है, दूसरे वाले में E/MP बटा में 4 है, तीसरे में केवल E/MP है, और चौथे में भी E/MP बटे में 2 है। किसी संख्या से को अगर हम दूसरी संख्या से भाग दे दें तो उसका मान घट जाता है। तो पहले ऑप्शन में 2 से भाग दिया, दूसरे में 4 से भाग दिया, तीसरे में भी 2 से भाग, चौथे में भी 2 से भाग दिया, और तीसरे में E/MP के नीचे कोई संख्या नहीं आई। अर्थात सबसे बड़ा मान E/M अनुपात के लिए H+ अर्थात प्रोटॉन का आया। इस क्वेश्चन का कई सही आंसर सी ऑप्शन हुआ, H+। आप लोग तो कुछ चैट में लिखोगे नहीं, मैं पूछूंगा नहीं। समझ आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो आपकी मर्जी। मैंने अपना काम पूरा किया और तसल्ली से हर बात समझा दी। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगले उदाहरण पे ध्यान दें। अगला जो ये क्वेश्चन है, ये काल्पनिक क्वेश्चन होता है। इस काल्पनिक क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। इसमें O के ऊपर कोने पर 16 लिखा है। कल समझा के गया था कि चिन्ह अगर O लिखा है तो परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन ये अलग से लिखने के लिए कोने में जरूरत ही नहीं, बताने की जरूरत ही नहीं। ये नियत है कि अगर O है ना तो परमाणु क्रमांक 8 ही होगा, इसीलिए क्वेश्चन में या नीचे 8 लिखा नहीं। अगर इसमें प्रोटॉन निकालना हो तो 8। कल समझाया था इलेक्ट्रॉन बराबर ही होता है 8, और द्रव्यमान संख्या दिया है तो आप 16 में से 8 घटा दो, न्यूट्रॉन भी 8। इसका अगर वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाए, द्रव्यमान निकालते समय इलेक्ट्रॉन नहीं देखा जाता है, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखा जाता है। शिवेंद्र सिंह, एक बार लॉग आउट करके दोबारा से ज्वाइन करो, वो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। 8 प्रोटॉन, आठों का द्रव्यमान mp, तो टोटल 8 mp। 8 न्यूट्रॉन, सबका द्रव्यमान mp, तो उसका भी कुल 8 mp। आप जोड़ दो तो वास्तविक द्रव्यमान 16 mp। ये आपके सामने नजर आ रहा है, और ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऊपर कोने में 16 लिखा हुआ है। अब आगे ध्यान दें, इस क्वेश्चन में कुछ काल्पनिक शर्तें दी हुई। बोला कि माना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, प्रोटॉन का द्रव्यमान दुगना, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है उसका 3/4, 3/4 ये कर दिया जाए। सभी बच्चों को आवाज आ रही है क्या? यही लिखकर बता दो।
शिवेंद्र केवल आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से भी नेटवर्क पूरा है, मेरी तरफ से भी शो हो रहा है, आवाज जा रही है। चलिए आगे ध्यान देना। कल मैंने कुछ कहा था, ये काल्पनिक प्रश्न है। प्रोटॉन कोई एक है जो mp द्रव्यमान है, उसको दुगना करने को कह रहा है। न्यूट्रॉन जिसका द्रव्यमान mp है, उसको 3/4 mp करने को कह रहा है। और प्रोटॉन जिसका द्रव्यमान mp/1836 है, उसको आधा करना है। आपको कल को सिखा के भेजा था। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कुल द्रव्यमान में नगण्य रोल होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कोई यहाँ पर रोल ही नहीं है, क्योंकि 1836 गुना कम। तो ये जो काल्पनिक कंडीशन दी है ना कि प्रोटॉन का द्रव्यमान दुगना, न्यूट्रॉन 3/4, उसमें इलेक्ट्रॉन का आधा द्रव्यमान करने से कुल द्रव्यमान निकालने में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 1836 गुना जो चीज कम है, उसको और आधा कर दो और कम, तो क्या फर्क पड़ा। अगर ऐसे प्रश्नों में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दुगुना, 4 गुना, 10 गुना भी करने को कहता, तो भी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। यही क्वेश्चन थोड़ी एग्जाम में आएगा, इसलिए यहाँ कंसेप्ट सीखो कि ऐसे कोई काल्पनिक प्रश्न आया तो ऐसे प्रश्नों में आप बच्चों को इलेक्ट्रॉन के साथ जो करने को कहा है उस पर ध्यान ही नहीं देना है। अगर ये बात सीख के जाओगे तो ऑब्जेक्टिव में आपका समय बचेगा। आप केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में दिमाग लगाना। आपको निकालना है नया द्रव्यमान, जो काल्पनिक कंडीशन दी है उसके बाद। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp होता है, दुगना करने को कह रहा है, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 2 mp। और प्रोटॉन है कितने? 8। एक प्रोटॉन का न्यूट्रॉन की बात अब चल रही है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी mp, बट लेना 3/4, ये 3/4 mp। ये एक का हुआ काल्पनिक। और न्यूट्रॉन है कितने यहाँ? 8। तो नया द्रव्यमान आपको ऐसे निकालना है, 4 से 8 काटो, यहाँ 2 आया, 3 दूना 6 mp, 8 दूना 16, ये टोटल 22 mp आ जाए। तो नया द्रव्यमान पूछा जाता तो 22 आता। बट इस क्वेश्चन में और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है जो यहाँ ऊपर लिखा नहीं है, मैं अब लिख रहा हूँ। ये वाली बात जो मैं लिखने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना। अगर आपसे पूछा जाता प्रतिशत परिवर्तन कितना आया द्रव्यमान में, प्रतिशतता आप बच्चे गणित में 5वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, पर बहुत सारे बच्चों को किसी भी परिवर्तन का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है इसमें शक होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो मैं जो बताने जा रहा हूं वो केवल इस क्वेश्चन के लिए नहीं, कहीं भी ओरिजिनल कोई बात, वास्तविक कोई चीज अगर परिवर्तित हो रही है, आपको बताना है वास्तविक की तुलना में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। तो आपको अंश में जितना परिवर्तन आया, हर में वास्तविक मान और गुणे में 100 करना हो। ये 11वीं क्लास का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, इकाई व विमा, उसमें भी ये बहुत प्रयोग में लिया जाता है। किसी भी चीज का अगर प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो तो आपको ये काम करना है। आज ऐसा ये क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं आपको एक्सरसाइज शीट से, वहां प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, तो ऐसे ही आपको करना है। अब यहां निकालो, वास्तविक मान 16 एमपी है, गुणे में 100 करना है, अंश में कितने का परिवर्तन आया, परिवर्तन निकालना है। तो भाई बच्चों, नया द्रव्यमान 22 एमपी है, पहले 16 था, तो 22 में से 16 घटाओ, परिवर्तन कितने एमपी का आया? 6। तो यहाँ पर परिवर्तन लेना है, कितना परिवर्तित हुआ, तो 6 का परिवर्तन आया। एमपी देखो चिन्हों के रूप में लेने से ये तो कैंसिल हो गया। अब 6 गुणे 100, 600/16, ये मान आप खुद निकाल लेना, ये 37.5% आ जाएगा। गुणा भाग, आज जब रिवीजन, जो कल सलाह दिया था, मैं तो अपना काम पूरा करूंगा चाहे आप मेरे स्टूडेंट बनो या ना बनो। जो क्वेश्चन क्लास में कराए जाएं, रिवीजन में उन्हीं को दोबारा करना है।
तो आप इसको दोबारा से सॉल्व करके देख लेना ये उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ऐसा ही इस तरह के कंसेप्ट का कुछ क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, वो आपको सॉल्व करके कल मिलना है। आप चैट में पता नहीं लिखोगे या नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछ ले रहा हूं। आपको इस क्वेश्चन के उत्तर में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। क्लास में जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूं, मुझे कभी भी आंसर क्या निकल रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेथड समझ आया कि नहीं, क्वेश्चन का कथन क्या था, हम कैसे उसका इस्तेमाल किए, उस पे आप सभी का कॉन्फिडेंस है कि नहीं। ऐसा कोई और दूसरा क्वेश्चन आए तो कर लेंगे क्या, यस नो में जवाब दे, जिसको मन कर रहा है लिखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली चीज पे आए। समस्थानिक, इसका इंग्लिश नाम होता है बच्चों आइसोटोप्स। मुझे तो ये उम्मीद है ये कल मैं पढ़ा के गया था आप सभी को। आइसोटोप समझतानी की ये जो परिभाषा है, जो लाल रंग से घेरी है, ये खुद पढ़े, केवल उतना ही जितना लाल रंग से घेरा है, और नीचे के इस उदाहरण को देखें। आपको खुद ही समझ आ जाए तो चैट बॉक्स में यस लिखें, जल्दी करें। मैं इसका एक और उदाहरण लिख रहा हूं बगल में। हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3, परमाणु संख्या समान है, या यही लिखा है, देखो ना 111। द्रव्यमान संख्या भिन्न है, देखो भिन्न है 123। हाइड्रोजन की बात, यही कार्बन में। तो इन्हीं को समस्थानिक के आइसोटोप कहते हैं। कल का लेक्चर जो बच्चा रिवीजन करके आया है, 2 बार रिवीजन करना था। मेरा कोई भी लेक्चर कितना भी आसान क्लास में लगे, आपको रिवीजन 2 बार करना ही है। 3 लेक्चर आप पढ़ते हो रोज, उसके बाद आपके पास बहुत समय है सुबह के टाइम, आपको पूरे दिन पढ़ना है, तब जाके आप एनआईटी पहुंचोगे। हाँ, दूसरी, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोई भी चीज जब कथन के रूप में आप जो पढ़ते हो, सिद्धांत पढ़ते हो, जो कथन आपको आता है, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वो कथन वैसे ही लिखा हो। पिछले 2-3 साल से मेरे सब्जेक्ट में जो थ्योरेटिकल कथन होते हैं, उनका अगर कोई नया रूप भी बन सकता है, तो वो ऑप्शन के तौर पर आता है। तो एक ही बात जितने तरीके से हम सीख सकते हैं, हमें सीखना चाहिए। आप समस्थानिक की एक दूसरी परिभाषा, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उस पे विचार करो। कल अपना इस पर भी बातचीत हो चुकी। एक तत्व, तत्व का क्या चीज ऐसा है जो विशिष्ट है, परमाणु क्रमांक। तो एक तत्व बोल रहा है, तो इसमें ये बात छिपी है कि परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या तो समान हो, कि विभिन्न परमाणु, परमाणु विभिन्न मतलब एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु, तो वो परमाणु किस मामले में अलग होंगे, द्रव्यमान संख्या। तो ऊपर इतनी लंबी चौड़ी जो परिभाषा है, वो न लिखकर हम इतना छोटा सा भी लिख सकते हैं। हम केवल ये कहते हैं कि प्रकृति में एक तत्व के जो विभिन्न परमाणु पाए जाते हैं, उन्हीं को आइसोटोप या समस्थानिक कहते हैं। हमारा काम खत्म। अब फिर आप लोग एक सच बोलना मन करे तो आप ये परिभाषा पढ़ के बताओ, तीसरी परिभाषा आप खुद समझ पा रहे हो क्या। इसमें भी एक तत्व के परमाणु बोल रहा है, एक तत्व के परमाणु, तो ये इसके अंदर बच्चों छुपा हुआ है कि परमाणु क्रमांक तो समान होगा, और आगे लिखा है द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो ये परिभाषा भी लिखी आ जाए तो आपका दिमाग चलना चाहिए। अच्छा, चौथी परिभाषा भी मैं आपको कल पढ़ा के गया था, इसको जरा ध्यान से पढ़ो। अच्छा, इस परिभाषा पे मैं स्टार लगा रहा हूं। अगर ये परिभाषा आ जाए तो आपके कंपटीशन में जो अच्छे अच्छे बच्चे भी उतरने वाले हैं, उनका भी दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें विचार करके नहीं जाते। कल आपका विचार मैं करवाया था। एक तत्व के परमाणु अर्थात सभी का परमाणु क्रमांक समान, जिनमें न्यूट्रॉन संख्या भिन्न। आप दिमाग लगाओ, जो द्रव्यमान संख्या है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। तो प्रोटॉन तो सब में समान है, तो न्यूट्रॉन भिन्न होगा, तभी तो द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। क्या आप सभी बच्चों को इतना सा हिस्सा समझ आ रहा है?
यस नो में जवाब दें, जिसको भी जवाब देना है। कोई नहीं दे रहा, मैं उसके पीछे नहीं पड़ूंगा। अच्छा, एक काम करें और मन लगेगा आपको। ये जो हाइड्रोजन वाले उदाहरण है ना, तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या निकाल कर चैट में एक साथ भेजें तो। अजय वेरी गुड, 012। शिवेंद्र तीनों का भेजना था। भरत वेरी गुड। अंबिका मित्तल वेरी गुड। उदय वेरी गुड। हर्ष तिवारी वेरी गुड। देवेश वेरी गुड। आपको सूत्र मतलब याद है। शिवेंद्र, हाँ, 012। आपको द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक, एक में से एक घटाओ, दो में से एक घटाओ, तीन में से एक घटाओ। देखो बच्चों, तीनों में न्यूट्रॉन अलग है और यही काम हम यहाँ भी तो कर रहे हैं। तो अब मैं मान लूं कि आप जितने बच्चे बैठे हो, ये स्क्रीन समस्थानिक आइसोटोप पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। आ चुकी है क्या सभी को? तो मैं अब आपको एक थ्योरी समझाने जा रहा हूं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, और उसका लेवल जेई एडवांस के लेवल का है। तसल्ली से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या क्या है, पूरी कहानी को ध्यान से सुनना। क्लास 9th से 9th 10th 11th 12th 4 साल से आपने कभी अपनी केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक उठा के देखी होगी, आप उठा के देखी हो, तो वहां पे ना तत्वों का परमाणु भार लिखा होता है। परमाणु भार आप जब भी देखोगे किताबों में, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में लिखा होता है, तो हमेशा दशमलव में दिया होता है। हाइड्रोजन 1.00 फिर कुछ। ये बात अलग है, कैलकुलेशन करते समय आप एक ले लेते हो, लेकिन लिखा दशमलव। ऑक्सीजन 16 दशमलव कुछ, नाइट्रोजन 14 दशमलव कुछ। आपको सभी का परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान दशमलव में लिखा ही मिलेगा। एक उदाहरण जो आप सभी को याद होगा, मुझे तो यकीन है, क्लोरीन। आप फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी कैलकुलेशन करते हो, तो क्लोरीन का द्रव्यमान, परमाणु भार, आप 35.5 लेते हो, दशमलव में होता है। बच्चों, ये जो दशमलव में लिखा होता है ना, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, ये द्रव्यमान संख्या नहीं होता। अगर ये 35.5 आप क्लोरीन में द्रव्यमान संख्या ले लो, जो मैं कल ऊपर कोने में ए पढ़ा रहा था, तो सोचो क्या आपका बिगड़ जाएगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो आप न्यूट्रॉन क्या 35.5 में से 17 घटाकर 18.5 ऐसे निकालोगे? ये गलत है। क्या ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दशमलव में आ सकती है? न्यूट्रॉन आधा भी हो सकता है क्या? ये कण भी आधे अधूरे हो सकते हैं? नहीं। तो अब मेरा उत्तर समझो। प्रकृति में कोई भी तत्व असंख्य संख्या में पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूं, तो प्रकृति में हाइड्रोजन नाम के तत्व के असंख्य परमाणु, और उसमें से कुछ परमाणुओं का भार 1, कुछ का 2, कुछ का 3। और सरल भाषा में कहूं तो भिन्न भिन्न प्रकार के समस्थानिक है हाइड्रोजन की प्रकृति। तो जब हाइड्रोजन तत्व का परमाणु भार निकाला जाता है, तो किया यह जाता है कि प्रकृति में जो अलग अलग समस्थानिक हैं, पाए जाते हैं, सभी के द्रव्यमान संख्याओं का जो 1, 2, 3 है, उसका औसत निकाला जाता है। औसत निकालने में उनका प्रकृति में प्रतिशत कितना है, कितने हिस्सेदारी है प्रकृति में उनकी, उसका भी प्रयोग किया जाता है, और वो औसत मान ही दशमलव में आता है। 3-4 संख्याओं का औसत ज्यादातर दशमलव में ही उत्तर आता है। क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 35.5 नहीं होती। इसके कई समस्थानिक होते हैं, किसी का द्रव्यमान 35, किसी का 36, किसी का 37। उसका ये औसत निकाला गया है, एवरेज, वो आता है दशमलव में। तो आप याद रखना कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप जहां भी परमाणु भार निकालते हो, वो सभी समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्याओं का औसत निकालते हो। जेई एडवांस में एक बार ये क्वेश्चन थ्योरी के रूप में आया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के रूप में आया था। तो जो बच्चा ये कंसेप्ट समझ के गया था, उसके लिए बहुत आसान था ये क्वेश्चन,
क्वेश्चन और आंसर मैं समझा चुका हूं, इसलिए मैं दोनों खुद ही बोल रहा हूं। क्वेश्चन था हाइड्रोजन तत्व का परमाणु भार 1.0012 होता है। बताएं यह सूचना हाइड्रोजन तत्व के बारे में क्या बताती है। उसमें बच्चों एक ऑप्शन दिया था कि हाइड्रोजन के प्रकृति में तरह तरह के भिन्न प्रकार के समस्थानिक पाए जाते हैं। यह उसका उत्तर था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये छोटी सी केमिस्ट्री की बात गणित लगाकर समझ आ रही है। औसत निकालना मतलब गणित। और आज से याद रखना कि जिस चीज को हम परमाणु भार कहते हैं, वो वास्तविकता में उस तत्व के सभी समस्थानिकों का औसत परमाणु भार होता है। लंबा लिखा है मैंने। ये बात जिन बच्चों को समझ आ गई वो चार्ट बॉक्स में यस लिखे। अब बच्चों अगला काम करते हैं कि ये औसत परमाणु भार निकालते कैसे, प्रतिशत वगैरह का ख्याल कैसे रखते हैं। इसका एक बहुत सरल सा सूत्र होता है। पढ़ो क्या लिखा है, औसत परमाणु द्रव्यमान। इसको बच्चों हम केवल परमाणु भार भी कह सकते हैं। भार बोला जाए तो वो भी छिपा है, औसत ही निकालने को कह रहा है, और ये ज्यादातर दशमलव में ही आएगा। हाँ ध्यान देना। हर में देखो, ये पहले समस्थानिक का m1 जो है उस समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या है, और x1 उसकी प्रकृति में प्रतिशत मात्रा को दर्शाता है। ये जो x1 है यहाँ बगल में लिखा है सापेक्ष प्रतिशत प्रचुरता। इसका सरल मतलब होता है प्रकृति में उस समस्थानिक का कितना प्रतिशत है। दूसरे समस्थानिक का प्रतिशत x2 है और उसकी द्रव्यमान संख्या m2 है। तीसरा होता तो m3 और x3। तो औसत निकालने में बच्चों अंश में पहले समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या और उसके प्रतिशत का गुणा m1 गुणे x1 प्लस दूसरे समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या और उसके प्रतिशत का गुणा। आगे डैश डैश इससे लगा है, समस्थानिक ज्यादा हो तो अगले वाले का भी लिखते चले जाओ ऐसे, द्रव्यमान संख्या और प्रतिशत का गुणनफल, और फिर ऐसे जोड़ते चले जाओ। और हर में सभी समस्थानिकों का जो प्रतिशत है उसको जोड़ दो। 5वीं क्लास से आप बच्चे प्रतिशतता पढ़ते आ रहे हो। किसी मिश्रण में अलग अलग घटकों का अगर आपको प्रतिशत पता हो तो सभी घटकों का प्रतिशत अगर जोड़ा जाए तो हमेशा 100 आता है। प्रतिशत शब्द का मतलब होता है 100 में से, अर्थात संपूर्ण चीज हमेशा 100 होती है, उसमें से अलग अलग घटकों का हिस्सा निकाला जाता है। तो ये जो x1 x2 है ये सभी अलग अलग समस्थानिक अलग अलग घटकों का प्रतिशत है। तो ये जो हर है ना इस सूत्र में, ये आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा जब आप औसत निकालोगे। ये हर हमेशा 100 आएगा। आपको केवल अंश का मान रखने में दिमाग लगाना। सूत्र में मान कैसे रखा जाता है, कैसे उत्तर निकाला जाता है, मैं नहीं बताऊंगा। मैं चाह रहा हूं आपके पास, मैंने कहा है अपने साथ रफ कॉपी पेन रखा करें। आप उस पर तुरंत इसको सॉल्व करें और आंसर लिखकर चैट बॉक्स में भेजें, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। आप जितना समझे उसका फायदा उठाएं। आप नहीं कर पाएंगे तो मैं बताऊंगा, पर एक बार अपने आप करें तो। देखते हैं कौन सबसे पहले उत्तर भेजता है। अजय, आपका कैलकुलेशन गलत है। अजय कुमार सारस्वत, चेक करें कैलकुलेशन, जहां गलती हो सुधार कर फिर भेजें। संदीप सिंह सही है, वेरी गुड।
हर्ष तिवारी सही है, देवेश नगर सही है, शिवेंद्र सिंह एकदम सही है, उदय सुमन सही है। शिवेंद्र, अब आवाज आ रही ना पूरी तरह से? ठीक। अंबिका मित्तल, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है बेटा। तुम्हें ना मैं 2 दिन में ये समझ पाया कि तुमसे बहुत हड़बड़ी में मिस्टेक होती है अंबिका मित्तल। आप थोड़ा सा ना ध्यान कैलकुलेशन पे ज्यादा दो। आप हर बात समझ रहे हो, मुझे दिख रहा है। कई बार आपका नेटवर्क बिगड़ जाता है, ये भी पता चल रहा है। बट कैलकुलेशन को लेकर थोड़ा सा तसल्ली, सब्र रखो। ऐसी छोटी मोटी गलतियां कई बार क्या होता है, कंसेप्ट सीखने के बाद भी हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम में -1 दिलाती, इसलिए थोड़े तसल्ली से करो। आप खुद ट्राई करो, क्या पता आपको अपनी गलती मिल जाए। अंबिका मित्तल, जैसे अजय सारस्वत को अपनी गलती मिल गई, अब वो सही करके भेज चुका है मुझे। आपको औसत परमाणु द्रव्यमान बोले या परमाणु भार बोले, ये निकालना है। जिन्होंने नहीं भेजा उत्तर, जो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे, उनके लिए मैं मदद कर रहा हूँ। अंबिका मित्तल, अब एकदम सही है। समस्थानिक O16 का यहाँ पे द्रव्यमान संख्या गुणे उसका प्रतिशत, देखिए 20 दिया हुआ है। दूसरे समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 17, उसका प्रतिशत 80 दिया हुआ है। जो उत्तर नहीं भेजा, देखो सूत्र में ऐसे मान रखना है और बटे में हमेशा 100 आए। आज हूबहू इसी कंसेप्ट का सूत्र में मान रखकर उत्तर निकालने का एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, आपसे हो जाना चाहिए और आपको जानकर खुशी मिलेगी। 2021 के फरवरी अटेम्प्ट में एक पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आया था और मुझे भी देख के मजा आ गया था कि मेरे पढ़ाए बच्चों ने तो आराम से सूत्र में मान रखकर उत्तर निकाल लिया। तो इसका उत्तर आप निकालो, 16.80 आएगा। क्या आप में से किसी बच्चे को सूत्र में मान रखने में दिक्कत आ रही है तो पूछे। कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही है या सूत्र में मान रखने पर? नहीं। तो ऐसे डायरेक्ट सूत्र वाला क्वेश्चन आप कर ले। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव के साथ, ये आपको सॉल्व नहीं करना, आपके लिए मैंने दे दिया था, अब मुझे सॉल्व करना है, इसमें कुछ सिखाना है। आप हड़बड़ी मचाओगे तो कई गलतियां इसमें आपके लिए है करने के लिए। इससे अच्छा तसल्ली से आप मेरी बात सुनो। इस क्वेश्चन में परमाणु भार 20.2 दिया है। अगर आप मेरी हर बात सुनने वाले बच्चे हो तो दशमलव में दिया है, इसी से समझ जाओ कि ये औसत दिया है। औसत कई बार नहीं लिखा होता है क्वेश्चन, अर्थात इस बार उल्टा क्वेश्चन है, औसत परमाणु भार दिया है। आगे बढ़ते हैं। नियोन के 2 समस्थानिक हैं जिनका द्रव्यमान संख्या दिया है 20 और 22 का, इसमें से भारी समस्थानिक, अब आप खुद निर्णय लें, एक समस्थानिक 20 और एक समस्थानिक 22 द्रव्यमान वाला है, तो भारी आप किसे कहेंगे? 20 और 22 में से 22 वाले को। आपको नियोन 22 वाले का प्रतिशत, प्रचुरता, मतलब उसका प्रतिशत मात्रा कितनी है, ये निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में जिस चीज को निकालना जो आपको नहीं पता, उसे x मान लो। माना नियोन 22 की प्रचुरता, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इतना लिखना मत, हाँ तो डायरेक्ट लिखना x। तो नियोन 20 की प्रचुरता कुछ बताया था, सभी घटकों की कुल प्रचुरता, कुल प्रतिशत क्या योग होता है? 100। तो 100 में से एक का x है, तो दूसरे का 100 - x कर दो। अब सूत्र में मान रखो, औसत आपको पता है 20.2। अच्छा, पहला वाला जो समस्थानिक है, समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 20 और उसका प्रतिशत 100 - x। दूसरे समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 22
और उसका प्रतिशत है x बटे में 100। अब ये बाजरे गुणन करो, समीकरण बनाओ, x का मान निकालो। आप जब रिवीजन में करना तो ये काम अपने आप करो, करना जरूर। आपका x का मान 10 आ जाए और ये x आपने भारी जो समस्थानिक के नियॉन 22 उसी के लिए माना था, तो आपका उत्तर ये डी ऑप्शन आ जाए। अब यहां मेरी अगली बात सुने, कुछ गलतियां सुने। इतने आसान से क्वेश्चन में बच्चे कैसे गलतियां करते हैं, ध्यान देना। जिन बच्चों का दिन अच्छा नहीं होता वो क्या करते हैं, नियॉन 22 का x मान लिया और नियॉन 20 का प्रतिशत प्रचुरता y मान लिया। तो समीकरण जब बनाते हैं तो 20 गुणे y और 22 गुणे x, उनका समीकरण एक बनता है और दो अज्ञात राशि होते हैं, और एक समीकरण से दो अज्ञात राशि तो निकल नहीं सकती। तो कुछ क्या करते फिर इसमें युगपत समीकरण, एक और समीकरण बना लेते हैं x प्लस वाई बराबर 100, जो सही भी है। तो उनको दो समीकरण मिल जाते हैं, दो अज्ञात राशियां। लेकिन सोचो सॉल्व करने में समय कितना ज्यादा लगेगा। समय कम से कम लगाकर सही उत्तर निकालना है तो ये बेस्ट तरीका जो आपके सामने। एक्स वाई लेने की बजाय एक को x लो तो दूसरा 100 माइनस x हो जाए। एक और बात सुनो, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में, नियॉन जो 20 है हल्का वाला जो निकालना था ही नहीं उसको x ले लेते हैं, तो नियॉन 22 वाला 100 माइनस x हो जाता है। अब 20 वाले को x लिया और 22 वाले को 100 माइनस x, उसको जब वो हल करते हैं ना तो x का मान 90 आता है। अब होता क्या है, जब गणित लगाकर समीकरण बनाकर सॉल्व करते हैं और x 90 आ जाता है, तो इतनी गणित लगाते लगाते क्वेश्चन में पूछा क्या था उस पे से ध्यान हट जाता है। एग्जाम ऐसी जगह होती है जहां बहुत प्रेशर होता है, बहुत डर लगा रहता है। वहां यही होता है कि आप उत्तर निकालते निकालते क्वेश्चन ही भूल जाते पूछा क्या है। आप बड़ी मेहनत से 90 निकाले होते हैं और ऑप्शन में पहला ऑप्शन 90 दिया होता है, आप पहला ऑप्शन 90 सॉल्व टिक लगा के चले आते हैं। आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड गलत नहीं था, फिर भी आप -1 लेके आ रहे हैं। आप 90 निकाले तो 20 का निकाले, पूछा तो भारी वाले का था, आपको 100 से 90 घटाकर 10 लाना था। इस प्रकार की गलती से बचने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए मेरी सलाह है कि कभी भी जिस चीज को निकालने को कहा जाए क्वेश्चन में, आप अगर उसको x मानते हैं तो आप कितनी भी हड़बड़ी में रहें, आपका उत्तर अंत में जो आएगा x का मान, वो डायरेक्ट आप ऑप्शन में टिक लगा दो, आपसे हड़बड़ी में भी गड़बड़ी नहीं होगी। ये मेरी सलाह याद रखना। क्या आप सभी को मेरी हर बात, हर सलाह समझ आ गई? यस नो में जवाब दें। मैं जो भी बातें आपको कहना चाह रहा था, और ये इंफॉर्मेशन देखो, हम टीचर का काम केवल आपको सूत्र याद करा दिया, एक तो मान रखना सिखा दिया, उतने से नहीं होता है। कैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाएं, कैसे गलतियों से बचें, ये भी हमें टाइम टू टाइम आपको सिखाना होता है। मैं वही ट्राई कर रहा हूँ। चलो इसमें ना एक छोटा सा क्वेश्चन और ला रहा हूँ, चेंज ला रहा हूँ, वैरायटी। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता कि हल्के और भारी समस्थानिकों की प्रतिशतता का अनुपात निकालें। तो ऐसे क्वेश्चन में भी क्या होता है, जैसे बगल में किया है वैसे करके पहले दोनों का प्रतिशत निकाल लो, 20 वाले का 90 और 22 वाले का 10, बस उसी को यहाँ रख दो, 90/10, आपका उत्तर 9/1 आ जाए। तो आपको अनुपात भी पूछा जाए, ऐसा भी क्वेश्चन कहीं दिखे तो आपसे हो जाना चाहिए। तो औसत परमाणु भार, मुझे उम्मीद है मैंने आपको सिखा दिया। दो वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, एक जिसमें औसत परमाणु भार निकालने को कहता है, जो मैंने ऑक्सीजन वाला एग्जांपल लिया, और एक जिसमें औसत दिया होता है किसी विशेष समस्थानिक का प्रतिशत या अनुपात निकालने को कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपसे हो जाना चाहिए। बातें इतनी सरल है कि इस बार मैं आपसे यस नो नहीं करवा रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगली चीज पे आपका ध्यान जाए। समभारिक, कल का लेक्चर पढ़ाते समय मैंने ध्यान दिया कि आप में से काफी बच्चों को ये शब्द सुना हुआ नहीं है। कल ये नाम आया था,
तो आप सीख ले, इसको इंग्लिश में आइसोबार कहा जाता है। समभारिक जो होते हैं ना बच्चों, वो विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं, अर्थात परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो, लेकिन क्या समान होगी? द्रव्यमान संख्या। समभारिक इसीलिए कहा भी जा रहा है। आप देखो, दोनों में द्रव्यमान संख्या समान है, इसीलिए समभारिक है। आप ऐसा करो, अभी तुरंत बिना स्क्रीन को देखे अपने मन में सोच के देखो कि आपको समभारिक याद हो क्या क्या। आंख बंद करके, सिर को ऊपर उठा के, जैसे भी, बिना स्क्रीन को देखे चेक करो, आपको समभारिक की परिभाषा, उदाहरण, क्या इसका मतलब है, याद हो गया क्या? पहचान लोगे क्या एग्जाम? अगर आपको लगता है हाँ सर एकदम रेडी है, तो चैट में यस लिख के भेजो तो मैं आगे बढ़ू। ये यस इसलिए लिखवाता ना सर, समय बर्बाद ना हो, रुकूं क्यों मैं ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है बच्चों सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक को इंग्लिश में आइसोटोन कहते हैं। इन सारी हेडिंग को इंग्लिश में भी पढ़ के जाना। इंग्लिश वाले नाम भी हिंदी में लिखे आ जाते हैं। आइसोटोन हिंदी में लिख के आ जाएगा आइसोटोन, जरूरी नहीं है वो सम न्यूट्रॉनिक लिख के आए। इसीलिए इंग्लिश नाम आपके सामने लिख रहा हूं लाल रंग से, कि इसको भी पढ़ के जाना। अब मेरी बात को तसल्ली से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। ये समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये सब ना अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनते। पिछले कई साल से जब ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक ही क्वेश्चन के हिस्से होते हैं, ये सब अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो आपको मैं कुछ सलाह दे रहा हूँ, जिस क्रम में मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसी क्रम में सोचना स्टार्ट कर। आइसोटोप, समस्थानिक पहचानना कितना सरल था। परमाणु क्रमांक समान, चिन्ह तत्व का समान, द्रव्यमान अलग, देखते चमक जाएगा कि हाँ ये तो समस्थानिक है। समभारिक भी सोचो बच्चों कितना आसान है। ऊपर कोने में जो ए का मान है, द्रव्यमान संख्या, वो समान, देखते समभारिक। समस्थानिक, समभारिक ऑप्शन देखते क्लिक कर जाता है। अगर आपको ऑप्शन ये दोनों ना दिखे, अर्थात न परमाणु क्रमांक समान, आप इस ऑप्शन को देखो, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, और आपको द्रव्यमान भी अलग दिखे, तब आप सम न्यूट्रॉनिक चेक करना। स्मार्ट बनो, लाइन से चलना। लाइन तोड़ोगे ना तो समय ज्यादा लगेगा, गलत भी हो सकता है। हर काम करने का एक सिस्टमैटिक मेथड अपनाना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव में टेंशन नहीं होती है। तो जब दोनों चीजें आपको अलग लगे, परमाणु क्रमांक भी और द्रव्यमान संख्या भी, तब आप तुरंत न्यूट्रॉन निकालने लग जाओ। न्यूट्रॉन निकालो। पहले वाले में 14 में से 6 घटाओ 8, दूसरे में 15 में 7 घटाओ 8, तीसरे में 16 में 8 घटाओ 8, तीनों के न्यूट्रॉन बराबर, आप उसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक बच्चों वो है जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तीनों हेडिंग याद हो गई। मैं चैट बॉक्स पे कुछ नहीं लिखवा रहा हूं, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं। समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, इंग्लिश नाम भी तैयार, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। अब चौथी चीज पे चलते हैं। चौथा है हिंदी में सम डायाफर। बट बच्चों ये हिंदी में कभी लिखा आएगा ही नहीं, चाह ये आज तक जब भी आया है इंग्लिश में लिखा ही आया है, आइसो डायाफर। इसको पहले पहले तो इस नाम से जान पहचान करो, जिसके बगल मैंने हाईलाइट किया है इंग्लिश नाम आइसो डायाफर। आप पहले इसको 4 बार बोलो स्क्रीन के सामने बैठकर ही, आइसो डायाफर। मैं भी बोल रहा हूं आपके साथ साथ, आइसो डायाफर। अब सुनना स्टार्ट करो। आप लाइन से चलते, यहां देखो, परमाणु क्रमांक अलग है, समस्थानिक नहीं। द्रव्यमान संख्या अलग है, समभारिक नहीं। तो आपका अगला चरण न्यूट्रॉन निकालना होता। पहले वाले में निकालो, 13 में से 6 गया 7,
दूसरे में निकालो, 15 में से 7 गया 8, तीसरे में निकालो, 17 में से 8 गया 9। बच्चों न्यूट्रॉन भी अलग आ गया। तो अब तो ये सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन भी नहीं, ऐसे ऑब्जेक्टिव में लाइन से चल। तो जब बच्चों ये तीनों ही नहीं है, तब आपका ध्यान आइसो डायाफर पे जाना चाहिए, सम डायाफर पे जाना चाहिए। ये वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का मान समान। न्यूट्रॉन निकाल लिया, प्रोटॉन दिख ही रहा है आपको 6 7 8। आप न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाएं, या टेबल बना के लिखा हुआ है। कार्बन में प्रोटॉन 6 है, तो 7 में से 6 घटाएं 1। नाइट्रोजन 8 में से 7 घटाएं 1। ऑक्सीजन 9 में से 8 घटाएं 1। सभी का n-p मान समान है। आइसोडायाफर, आइसोडायाफर, सम डायाफर आप में से ज्यादातर बच्चों के लिए नया नाम है, और नई चीज को पुराना करने के लिए कई बार बोलना और कई बार परिभाषा पढ़नी पड़ती है। अर्थात रिवीजन के लिए मैं यहाँ स्टार बना रहा हूं कि इस पर थोड़ा आप एक्स्ट्रा टाइम देना। अच्छा, एक चीज और आपको दर्शा रहा हूं, n-p का मान समान चाहिए। n-p को एक और तरीके से लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन का मान कल आपको सिखाया था a-z होता है। z को प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं, परमाणु संख्या भी कहते हैं। अच्छा, ये n का मान है a-z, और माइनस इसमें से प्रोटॉन की संख्या करो या z करो, एक ही बात है। तो ये बराबर a-2z आ जाता है। अर्थात आइसोडायाफर कहने के लिए एक और मेथड है। आप द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक का दुगुना घटा दो। पहला वाला जैसे कार्बन वाला, 13 में से 12 घटा दो, 6 का दुगुना कर दिया। 13 में से 12 घटाओ 1। नाइट्रोजन में 15 में से 14 घटाओ। ऑक्सीजन 17 में से 16 घटाओ। सभी में एक एक आ रहा है, बराबर आ रहा है, आइसोडायाफर बन गया। हाँ, इसमें जरूर मैं पूछूंगा, आप लोगों को अभी के लिए याद लग रहा है क्या? आइसोडायाफर अभी के लिए दो तरीके सिखाए, n-p का मान समान, और दूसरा a-2z का मान समान। अभी के लिए याद रख रहा है क्या? क्योंकि रिवीजन तो करना पड़ेगा, ये बार बार तो याद करना पड़ेगा। अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए तैयार है क्या सब? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग, यहाँ से थोड़ा सा कठिनाई का लेवल बढ़ेगा। आप जितना अच्छा ध्यान देंगे उतना अच्छा याद होगा। सम त्रिविम, ये नाम आज तक क्वेश्चन पेपर में नहीं आया। इसका जो नाम इंग्लिश में लिखा है आइसोस्टेयर्स, ये जेई एडवांस में आ चुका है। ये ऐसे लिखा हुआ आता है। ये हिंदी पेपर में भी ना इंग्लिश नाम ही लिखा आता है, तो आप इसका इंग्लिश नाम ज्यादा ध्यान देना, आइसोस्टेयर्स। अब सुनने को तैयार। पहले जो 4 परिभाषा थी, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम डायाफर या आइसोडायाफर, बच्चों वो चारों परिभाषा परमाणु के लिए थी, या एक परमाणुविक के लिए थी। आइसोस्टेयर्स कहलाने के लिए 3 शर्तें होती हैं। तीनों शर्तों का जो पालन करते हैं वही आइसोस्टेयर्स होते हैं। पहली शर्त ये होती है, यहां लिखी नहीं है, बहुपरमाणुविक होना चाहिए। ये बहुपरमाणुविक को ना मैं हर बैच, इस साल के बैच में देख रहा हूँ कि बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ध्यान से सुन नहीं रहे, और जब मेरी बात खत्म हो जाती है तो डाउट लिख के भेजते हैं। तो आप इतना ध्यान से सुनो कि आपको डाउट आए ही ना। बहु मतलब होता है बच्चों एक से ज्यादा। तो आइसोस्टेयर्स कहलाने के लिए पहली शर्त है, ऐसी प्रजाति, ऐसे सूत्र होने चाहिए जहां एक से ज्यादा परमाणु। जहां 2 परमाणु भी होते हैं ना, वो भी बहुपरमाणुविक होता है। O2, N2 ये भी बहुपरमाणुविक है। कोई भी बहुपरमाणुविक चलेगा, ये पहली शर्त है। नीचे एक उदाहरण है, इस उदाहरण को देखो, CO2 N2O, पहली शर्त का पालन हो रहा है, बहुपरमाणुविक है। अब दूसरी शर्त,
परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। उदाहरण में साथ साथ चेक करते रहो। CO2 कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, बच्चों कुल 3 परमाणु है। N2O नाइट्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, यहाँ भी 3 परमाणु है। दूसरी शर्त पूरी। और तीसरी पे आ जाओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान। उदासीन में इलेक्ट्रॉन कल कुछ कहा था, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के बराबर होता है और उदासीन में प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। तो उदासीन में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप परमाणु क्रमांक का प्रयोग कर सकते हैं। आपको कुल इलेक्ट्रॉन निकालना है बच्चों। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2 ऑक्सीजन है, 2 बार 8 जोड़ दो, 8 8 16 और 6 जोड़ो 22, तो देखो इसमें 22 इलेक्ट्रॉन आ गया। N2O में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 2 बार जोड़ो, 2 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का 8, अब जोड़ो 7 और 7 14 और 14 में 8 जोड़ो 22, तो देखो यहाँ तीसरी शर्त भी पूरी हो रही। मैं रिपीट कर रहा हूं केवल आपको रटवा देने के लिए। पहली शर्त है बहुपरमाणविक, अर्थात एक से ज्यादा परमाणु। दूसरी, सभी प्रजातियों में समान संख्या में परमाणु होने चाहिए। और तीसरी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान। जहां ये तीनों शर्तें पूरी, आइसोस्टेयर्स होता है। आपको ये नियम एकदम रटवा देने के लिए एक एक्स्ट्रा एग्जांपल करवाना चाह रहा हूं, ध्यान दें। और इसके लिए आपसे मैं यस नो करवाऊंगा, आपको चैट में लिखना भी है। ये दोनों क्या बहुपरमाणविक कहलाएंगे? हाँ या ना, यस नो में जवाब दें। क्या ये दोनों बहुपरमाणविक कहलाएंगे? इस समय आप जो जवाब दे रहे हो, ये आपको याद कराने का मेरा तरीका है। अच्छा बच्चों, दोनों में परमाणुओं की संख्या है कितनी? दोनों में कितने परमाणु हैं? 4। तो परमाणु दोनों में 4 है, ये भी बराबर, और दोनों बहुपरमाणुविक है। तीसरा, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये आप नहीं लिखोगे, आप ध्यान से सुनोगे। आपको ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने का भी मौका मिलेगा आगे, तब आप अपना दिमाग चलाना। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, ऑक्सीजन का 8, 3 बार ऑक्सीजन है। अब मेरी बात सुने, कल आप लोग कहे थे कि आज मुझे निराश नहीं करो। आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन घटना या बढ़ना। यहाँ पे गौर करो, -2 लगा है। -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ गए, इसीलिए यहाँ मैं +2 कर रहा हूं। ये +2 आवेश के कारण। अब सारा जोड़ो, 8 को 3 बार जोड़ो 24, 24 में 6 जोड़ो 30, उसमें 2 जोड़ो 32, तो यहाँ 32 इलेक्ट्रॉन। एक बच्चे ने 44 और उसके बाद 28 लिख के भेजा, मुझे गणित समझ नहीं आई, जोड़ने पे 32 आएगा। NO3 माइनस में आप लोग जोड़ के बताओ। कहा ना आपको मौका मिलेगा, अब आप मौका मिला है, जोड़ के बताओ। भरत ने एकदम सही लिखा है, शिवेंद्र सिंह सही, अंबिका मित्तल गलत, फिर आप हड़बड़ी की गलती किए। अजय सही, हर्ष तिवारी सही, अंबिका सही, उदय सुमन। अंबिका, जैसे आप यहाँ पे ना हर बार पहली बार गलत करके सही कर ले रहे हो बच्चे, आप लेकिन एग्जाम में ये नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने अंदर आदत डालो कि पहला आंसर ही ठहराव के साथ देना है और सही देना है। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि एग्जाम तक जाते जाते कहीं बहुत बड़ी बीमारी ना बन जाए, इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। NO3 माइनस में बच्चों नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन 3 बार है, 3 बार 8, और -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, एक्स्ट्रा आ गया। अब सभी का योग करो, यहाँ भी 32 आ जाएगा। देखो तीनों शर्तें मैंने याद करा दी, इस वजह से ये दोनों भी आइसोस्टेयर है। तो यहाँ 2 उदाहरण आइसोस्टेयर के मिल गए। मैं पूछूंगा नहीं, इतना रिपीट कर चुका हूं कि आपको याद है। अब आप इसको रिवीजन कर लोगे, 100% तैयार हो जाएगा। आज के लेक्चर का सबसे बड़ा टॉपिक जेई मेंस के लिए ये है, इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं।
इसकी न केवल एक ही शर्त है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। बस, इसमें बहुत झंझट नहीं है, केवल एक ही शर्त है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। उसी को सम इलेक्ट्रॉनिक कह दो, कैसा भी सूत्र हो, एक परमाणु बहुपरमाणु, कोई और शर्त है नहीं, मैं नाम ही क्यों दूं, बस इलेक्ट्रॉन समान है, सम इलेक्ट्रॉनिक। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14, देखो लिखा है उदाहरण में, नाइट्रोजन का 7, 2 है तो 7 और 7 14। कार्बन ऑक्सीजन CO, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 8 6 14। मुझे इंग्लिश मीडियम बैच में ना कुछ बच्चे इस पे डाउट पूछते नजर आए थे, आप ध्यान से सुनना। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का 7, 7 6 13, बट माइनस लगा है तो एक जोड़ना पड़े। और NO प्लस में नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो एक घटाना पड़े। 8 और 7 15, उसमें से एक घटाओ 14। तो बच्चों इन सभी में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पांचों एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाए। अब मेरी अगली बात ध्यान से सुनना, मैं चेक करना चाह रहा हूं कि आप में से कौन सा बच्चा बहुत तेज अच्छा दिमाग रखता है कि टीचर की बात को सुनकर समझ लेता है एक बार में। देखते हैं अच्छे बच्चे कितने हैं। आइसोस्टेयर्स की 3 शर्तें थी, बहुपरमाणविक, समान संख्या में परमाणु और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एक ही शर्त है, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। तो इससे एक नियम निकलता है जो मैं नीचे लिख रहा हूं, ये नियम खुद ही पढ़कर खुद को समझाना, आ जाए तो चैट बॉक्स में यस लिखना। अजय, उदय और भरत ने मुझे यस भेजा है। हर्ष तिवारी यस, शिवेंद्र, अंबिका, देवेश, योगेंद्र, सबने यस भेजा है। तो सभी लोग कह रहे हो। देखो बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक में एक ही शर्त है, बट आइसोस्टेयर में 3 है। मतलब आइसोस्टेयर बड़ी चीज है, सुपरसेट अगर गणित की भाषा में कहूं, और सम इलेक्ट्रॉनिक उसका सबसेट है। तो सभी सम इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टेयर नहीं हो सकते। सम इलेक्ट्रॉनिक तो केवल एक शर्त का पालन किया, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन, बाकी शर्तों का पालन नहीं किया तो आइसोस्टेयर नहीं हुआ। पर आइसोस्टेयर वाले ने समान संख्या में इलेक्ट्रॉन वाले शर्त का पालन किया तो वो सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, जो पूछूं वो बताना। आप सभी चैट बॉक्स में इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। हाँ, अब अंबिका मित्तल सही जवाब, पहली बार में सही जवाब है। योगेंद्र, आपका भी जवाब सही है। देवेश, भरत, सबका सही है। देवेश, शिवेंद्र, संदीप, सबका सही जवाब आ रहा है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो इलेक्ट्रॉन 7 होने चाहिए, बट -3 लगा है तो 10। अब बच्चों ध्यान देना, ये तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक है। खुद कह रहा हूं है, बट ये आइसोस्टेयर्स आपको चैट बॉक्स में लिख के बताना है क्यों नहीं है, किस नियम का पालन नहीं कर रहे। आइसोस्टेयर के 3 नियम थे, कौन सा नियम नहीं लग रहा है कि आइसोस्टेयर नहीं है। हाँ, अजय सही लिखा,
बहुपरमाणविक नहीं है, ये एक परमाणविक है बच्चों, सब में एक एक परमाणु है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसीलिए ये आइसोस्टेयर नहीं। आप सोचो, सम इलेक्ट्रॉनिक है बट आइसोस्टेयर नहीं है। और पिछले वाले इन उदाहरणों को देखो दोनों को, तो ये आइसोस्टेयर भी है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो इससे अब आपका ये नियम और सत्यापित हो गया। अच्छा, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं एक बार और पूछ रहा हूं, उसको क्वेश्चन ध्यान से सुनकर जवाब लिखना। सुबह इंग्लिश मीडियम बैच में 50% बच्चों ने गलत आंसर दिया है। आपके यहां देखते हैं, इन पांचों में कितने ऐसे हैं? देखो, सम इलेक्ट्रॉनिक तो पांचों हैं, ये तो मैं मान रहा हूं। इनमें से कितने आइसोस्टेयर्स भी हैं? इन पांच में से कितने आइसोस्टेयर्स भी हैं? अंबिका देवेश का आंसर सही है, भरत का आंसर गलत है, शिवेंद्र का सही है, हर्ष तिवारी का आंसर गलत है, संदीप सिंह का गलत है, योगेंद्र सिंह यादव का गलत है। आपके यहाँ भी 50-50% वाली बात हो गई। उत्तर 4 आएगा, सिलिकॉन को छोड़कर। आइसोस्टेयर के लिए बहुपरमाणविक चाहिए। बच्चों, बहुपरमाणविक मतलब एक से ज्यादा परमाणु। तो जो 3 लिख के भेज रहा है उसकी N2 से क्या दुश्मनी है? 3 वाला N2 के लिए ही गलती कर रहा है। N2 में भी तो 2 परमाणु है, 2 नाइट्रोजन। N2CO CN-NO+, ये चारों बहुपरमाणविक हैं, परमाणुओं की संख्या भी समान है, इलेक्ट्रॉन भी समान है, तो तीनों शर्तें का पालन है, तो ये चारों क्यों नहीं होगा आइसोस्टेयर? जिन्होंने भी गलती की थी N2 वाली, उन्हें मेरा उदाहरण देने के बाद N2 वाली गलती समझ आ गई क्या? जिन्होंने भी गलत भेजा है, 3 भेजा है। चल, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड। अब जो बोलने जा रहा हूं फिर कमर कस लेना। सम इलेक्ट्रॉनिक अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी कुछ है जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, वो तो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। देखो हेडिंग क्या दे रहा हूं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाने की जिस बच्चे को अच्छी हिंदी आती होगी, जिस शब्द को मैंने हाईलाइट किया है उसका मतलब समझते हो? अतिरिक्त, एक्स्ट्रा कंडीशन है ये। पहला नियम लग जाए कि इलेक्ट्रॉन समान है तो क्वेश्चन वहीं खत्म, तब तो सम इलेक्ट्रॉनिक है ही है। 2016 में, 4-5 साल पहले, केमिस्ट्री के सारे नियम जो कमेटी बनाती है IUPAC, उसने ना सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए एक अतिरिक्त स्थिति दुनिया को दी है, जिस पर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। लेटेस्ट इस साल के मार्च में आया था एक पेपर। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती, लेकिन 4 शर्तें हैं, जो वो 4 शर्तें मान ले वो भी सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन कुल बराबर नहीं है, पहला नियम वो सही था, वो कोई मान ले तो सम इलेक्ट्रॉनिक है, वहां मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। उसके अतिरिक्त अगर ये 4 शर्तें भी कोई मान ले, तो पहली कंडीशन जो थी समान संख्या में इलेक्ट्रॉन, वो ना भी माने तो भी सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। वो 4 शर्तें एक एक करके याद करो। पहला, बहुपरमाणविक, याद करना। दूसरा, परमाणुओं की समान संख्या। तीसरा, थोड़ा सावधानी से याद करना, संयोजी इलेक्ट्रॉन की समान संख्या। कुल इलेक्ट्रॉन की समान संख्या नहीं कह रहा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और चौथा, उसकी उनकी आकृति समान होनी चाहिए। इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद आता है, क्योंकि आकृति वहां पढ़ाई जाती है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना भी इस चैप्टर के अंत में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पढ़ने के बाद। तो ये जो 4 शर्तें हैं,
ये दर्शा पाना, सबको सिखा पाना, ये मेरे लिए आसान नहीं है। मैं करूंगा कोशिश, लेकिन किसी को नहीं आए तो घबराएगा नहीं। ये आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको समझ आ जाएगा। आज सभी बच्चों को ये 4 शर्तें तो याद कर लेनी है कि जो भी ये 4 शर्तों का पालन कर ले तो समय इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। आप कम से कम ये 4 शर्तें तो याद करो। अच्छा, एक मेरी बात पे आप यकीन करना, भरोसा करना, मैं इसका एक ही उदाहरण नीचे लिखा हूं। यही उदाहरण 2 बार ये क्वेश्चन आया है, दोनों बार यही आया है। अच्छा, 2022 में भी आएगा ना तो यही आएगा। इतना मेरे ऊपर आप भरोसा करना। मतलब मेरा उदाहरण बहुत सटीक है, यही आएगा। इन दोनों में कुल इलेक्ट्रॉन अलग-अलग है। आप खुद चेक कर लेना आवर्त सारणी से, इनका परमाणु क्रमांक देखकर ही आपके लिए छोड़ रहा हूं। लेकिन ऊपर की ये 4 शर्तों का पालन होता है। एक-एक करके देखो। ये दोनों बहुपरमाणुविक है। पहली शर्त पूरी। इसमें भी 3 परमाणु है, 1 जिनॉन, 2 फ्लोरीन, 1 आयोडीन, 2 क्लोरीन। दोनों शर्त पहले वाली पूरी। अब तीसरी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जिनको पता है वो चैट बॉक्स में लिखें, वो शर्म ना करें। और जिनको नहीं पता है वो बिल्कुल घबराना नहीं, मैं सिखा दूंगा। क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर मैं इनऑर्गेनिक का टीचर नहीं सिखाया तो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। आपको पता हो तो बताओ, जिनॉन जो नोबल गैस है, वर्ग 18 का है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है जिनॉन में? जिसको आता हो। जिनॉन में अजय ने एकदम सही जवाब दिया। कोई और? जिसको आता है, कोई जरूरी नहीं है। संदीप सिंह का भी सही आंसर। योगेंद्र का गलत है, अंबिका का गलत है। चलो कोई बात नहीं, उदय सुमन का सही है। जिनॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होता है। वर्ग 18 में नोबल गैस में संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये सब जानने के लिए आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो आपको सिखा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन हैलोजन है। हैलोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। 2 फ्लोरीन है, 2 बार 7 जोड़ो तो 7 और 7 14, 14 और 8 22, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 22 हो। हैलोजन में 7 अभी बोला। अब सबको दिमाग लगाना चाहे पहले से संयोजी इलेक्ट्रॉन आता था या नहीं आता था, सोचना तो सबको। अब अगले उदाहरण में मेरे साथ कुछ तो अभी अभी सिखाया, सुन तो रहे ही हो ना। आयोडीन भी हैलोजन है, क्लोरीन भी हैलोजन है। इन सभी में संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है। तो ICl2 माइनस, कम से कम इसका अभी सीखो। आयोडीन में संयोजी 7, क्लोरीन में भी 7, 2 क्लोरीन है, दोनों में 7। अब मेरी अगली बात सुनो। जो ये ऊपर चार्ज लगा है, अभी पिछली स्क्रीन पर कुल इलेक्ट्रॉन निकालने में भी चार्ज पे हम ध्यान दे रहे थे। बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन में भी ध्यान देते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो चार्ज होता है ना, उसके सापेक्ष इलेक्ट्रॉन निकलता या जुड़ता है किसी में। और वो निकलता या जुड़ता भी संयोजी कोष से ही है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकालने में भी चार्ज का हम महत्व लेते हैं। जैसे यहाँ -1 है ना, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने में हम 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। माइनस मतलब 1 जुड़ रहा है। तो ये +1 संयोजी इलेक्ट्रॉन भविष्य में सिखाना है, मुझे पता है। पर थोड़ा सा आज सीखने में ये माइनस वाले को जो जोड़ रहा हूँ, क्या हर्ज है? आ ही रहा है तो सुन लो ना कान खोलकर। इन सबको जोड़ोगे तो 22 आ जाएगा। तो दोनों में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है। कम से कम वर्ग 18 में 8 और वर्ग 17 जो हैलोजन है उसमें 7। इतना सीखने में क्या हर्ज है? इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन ध्यान रखो। चलो 3 नियम यहाँ लग गया। एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। बहुपरमाणुविक होने चाहिए, परमाणुओं की संख्या समान, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान। चौथी शर्त तो आज मैं बिल्कुल समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बस आज मान लो दोनों की आकृति रेखीय होती है, आकृति समान है, चारों नियम लग गए तो ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। इन्हें भी आप सम इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये चारों शर्तें लग रही है। ये रेखीय क्या लिखा है
या केमिकल बॉन्डिंग में। ये दोनों उदाहरण मेरे नोट्स के हैं, रैखिक कैसे निकलता है, इसलिए इनकी टेंशन। आपको चारों नियम कम से कम आज याद होना चाहिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन और रैखिक का टेंशन आप मुझे आज मत पूछना। अच्छा, कुछ बच्चों को ना संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में आया होगा, मैं उनका समझना बेकार ना चला जाए इसलिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिसको मन करे वो अटेम्प्ट करे। ये 2019 में जेईई मेंस में आया था। जिसको मन करे, जिसको लगता है वो निकाल सकता है, ज्ञात करे। I3 माइनस में संयोजी इलेक्ट्रॉन। भरत और अजय कुमार का सही आंसर है। उदय सुमन योगेंद्र सिंह यादव का सही आंसर है। हर्ष तिवारी का सही है। देवेश नागर का सही है। अंबिका मित्तल का गलत है। आयोडीन हैलोजन है। तो मैंने ये अचानक से बस इसीलिए पूछा कि हैलोजन तो आप जानते ही, अभी बताया। हैलोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। बच्चे संदीप सिंह, एक ही हैलोजन में 7 आ गया तो उत्तर 4 में कैसे लाऊं? 4 कैसे लाऊं संदीप सिंह? एक आयोडीन में 7, 3 है तो तीनों में 7, और चार्ज माइनस लगा है तो 1 जोड़ दो। सबको जोड़ो, 7 त्रिक 21, उसमें 1 जोड़ो, उत्तर 22 आ जाए। संदीप सिंह, मेरे बताने के बाद समझ आया क्या? अंबिका मित्तल, अपनी गलती समझ आ गई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगली चीज मेरी बहुत मन लगा के सुनना। बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट मैंने बता दिए। अब हम चैप्टर पे, जो मेन नाम है चैप्टर का, उस पे चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। परमाणु नाम का कोई कण प्रकृति में स्वतंत्र पाया ही नहीं जाता है। ये कथन स्पेशल बोल रहा, मेरा कोई भी कथन आधा अधूरा नहीं होता, स्पेशल है। हर शब्द को ध्यान से सुनना है आपको। प्रकृति में परमाणु जितने भी होते हैं वो किसी न किसी बंध से बंधित अवस्था में पाए जाते हैं, सभी, कोई भी। और बंध बन जाने के बाद परमाणु में थोड़ी बहुत विकृति आ जाती है। इसीलिए परमाणु का एग्जैक्ट संरचना पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आज विज्ञान कितना भी सुदृढ़ क्यों ना हो गया, आज भी नहीं पता कर सकते। और पुराने जमाने में तो विज्ञान ही इतना नहीं था डेवलप, तो कैसे करते? तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने उनके समय पर जितना विज्ञान डेवलप हो चुका था उसके आधार पर परमाणु का मॉडल बताने की कोशिश की। सभी ने कुछ बातें उस समय के आधार पर सही बताई और कुछ आगे आने वाले सालों में गलत साबित हो। तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ता है कि क्या उन्होंने क्या कहा और क्या आज सही है, ये जानना चाहिए। बट कई बार कुछ बच्चे मेरे से बहस करते हैं कि सर, जो पुराने मॉडल गलत थे उन्हें पढ़ाया ही क्यों जाता है, पढ़ना जरूरी है क्या? तो आज जो आपका करंट सीन चल रहा है, मैं उससे रिलेट करना चाह रहा हूँ। आज एक ऐसी बीमारी पूरी दुनिया में छाई है, नई थी ये बीमारी, तो क्या वैज्ञानिकों ने इसका हल एक बार में निकाल लिया? रोज इसके बारे में नई नई बातें पता चल रही है, उसके आधार पर इसके इलाज के बारे में सोचा जा रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ नया है। तो ऐसे परमाणु के बारे में भी ना सालों से कुछ ना कुछ नया पता चल रहा है, उस आधार पर मॉडल बदलना पड़ रहा है। तो क्या पुराने जो वैज्ञानिक थे उनका प्रयास हमें क्या कुदृष्टि से देखना चाहिए कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं? अगर उन्होंने प्रयास शुरू नहीं किया होता तो क्या आप भी परमाणु के बारे में जानते हैं तो सीख पाते? इसीलिए पुरानों का भी प्रयास पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कई बच्चे ने इस चीज का मजाक उड़ाते हैं कि इतिहास भी पढ़ना चाहिए क्या केमिस्ट्री। तो इसलिए पढ़ना पड़ता है कि उनका प्रयास नहीं होता, उनकी गलतियां नजर नहीं आती, तो अगला प्रयास होता कैसे? हम आज कैसे विज्ञान में परमाणु तक पहुंचते? तो इसीलिए विज्ञान का कोई भी टॉपिक जब पढ़ा जाता है तो उसको शुरुआत से सोचा जाता है कि कैसे धीरे धीरे उस चीज में
सफलता पाई गई, उसके बारे में हमें ज्ञान और नया और अच्छा मिलता गया। तो पुराने ज्ञान को कभी भी हेय दृष्टि से उसे कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ये मेरी बात ध्यान रखना, नहीं तो पढ़ने में मन लगना बंद हो जाएगा। अब सुनो, जे थॉमसन वो वैज्ञानिक है जिसने पहली बार ऋण आवेशित कण को खोजा था, जिसे बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया। आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा एनोड कैथोड किरणों की खोज। तो इसने कैथोड किरणों की खोज की थी। उसका पूरा एक्सपेरिमेंट वगैरह आप फिजिक्स में पढ़ोगे। उसने देखा था कि ऋण आवेशित कण आराम से निकल जाते हैं और बाकी हिस्सा वैसे का वैसे रहता है परमाणु का। उसी को आधार बनाकर उसने परमाणु के बारे में मॉडल, मतलब परमाणु की संरचना दुनिया को समझाने की कोशिश की, जो कुछ समय तक दुनिया के लोगों ने माना, बाद में वो गलत साबित हुआ। उसने कहा कि परमाणु एक कठोर गोला होता है जिसमें द्रव्यमान और धन आवेश समान रूप से वितरित रहता है। उस गोले की त्रिज्या लगभग एंगस्ट्रॉम इकाई में होती है। 10 की घाते -10 मीटर एंगस्ट्रॉम कहलाता है। एंगस्ट्रॉम लिखना आता है ना बच्चों को ऐसे। तो त्रिज्या लगभग एंगस्ट्रॉम जैसी होती है और वो कठोर गोला है। द्रव्यमान अंदर बाहर समान रूप से वितरित है, अंदर भी पूरा वितरित है और धनावेश भी अंदर समान रूप से वितरित है। और बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन चिपके हुए होते हैं, जैसा आपको चित्र में दिख भी रहा है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसको ऋणावेशित कण आसानी से निकलते दिख रहे थे। तो उसे यही लगा कि धनावेशित चीज अंदर कठोर मास द्रव्यमान के अंदर छिपी है और माइनस वाली चीज दुर्बल रूप से जुड़ी है, आसानी से निकल जाती है। तो उसी आधार पर उसने परमाणु का मॉडल दुनिया को समझाया। यहां तक आपके दिमाग में विचार बैठ गए। इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। आजकल के सीजन में तरबूज मार्केट में आता भी है। उसमें वो जो फल है लाल रंग का, वो लाल फल वाला हिस्सा वो द्रव्यमान और धन आवेश का वितरण, और जो बीच बीच में बीज होते ना काले रंग के, वो बीज ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन है। तो थॉमसन परमाणु मॉडल को इसलिए तरबूज मॉडल भी कहते हैं। दो नाम और लिखे हैं, वो इंग्लिश नाम है, उनको भी आप याद रखना, प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग। इंडिया में हम लोग ये पुडिंग नहीं खाते। आजकल तो हम वेस्टर्न खाना भी खाने लग गए। ये अमेरिका में और यूरोप की कंट्री में बनाए जाने वाली मिठाई है पुडिंग। रेजिन मतलब होता है किसमिस। प्लम एक फल होता है, उसका सूखा रूप है। ये भी एक तरह का ड्राई फ्रूट होता है प्लम। रेजिन पुडिंग या प्लम पुडिंग को अगर हम अपने इंडियन खान पान से जोड़े, तो हमारे यहाँ जो वो सूजी का हलवा होता है ना, जिसमें किशमिश पड़ा होता है, आप उससे जोड़ो, तो वो जो सूजी का हलवा है, वो हलवा कंटिन्यूअस है। हलवा वो समान रूप से वितरित है और बीच बीच में किशमिश के दाने हैं। तो वैसा ही तो ये मॉडल है। आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए तीनों नाम ध्यान रखने हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको खाने पीने की चीज याद दिला रहा हूँ। कुछ को तो भूख भी लग गई होगी, मेरा लेक्चर भी खत्म होने को है 5 मिनट बाद। खा लेना अगर मन करे तो घर में हो तो, लेकिन अभी तो ये 3 नाम याद रखना, प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, तरबूज मॉडल कहते हैं। अगली चीज, यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता है। मतलब ये मॉडल में ये कहा गया जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश होता है। अब मेरी अगली बात ध्यान देना, जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड नाम का वैज्ञानिक आया। उसने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से ये दर्शाया कि परमाणु का लगभग ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। वो प्रयोग से सिद्ध किया और जे थॉमसन ने केवल कथन के रूप में कह दिया, प्रयोग से सिद्ध नहीं किया। तो दुनिया किसकी बात ज्यादा मानती? जो प्रयोग से सिद्ध किया। तो जैसे वो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग हिट हुआ, रदरफोर्ड की बात दुनिया ने मानी, जे थॉमसन का ये परमाणु मॉडल फेल हो गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है क्यों फेल हो गया, तो कह देना क्योंकि रदरफोर्ड ने प्रयोग से सिद्ध किया कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली है और ये तो कहा कठोर गोला है।
तो इसके फेल होने का कारण आप समझ गए। मैं अंत कर रहा हूं इस स्क्रीन का, लेक्चर का नहीं, अभी टाइम बहुत है। इस स्क्रीन का सुनो ध्यान से। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आए थॉमसन परमाणु मॉडल की कौन सी बात आज भी परमाणु के लिए सही है? तो बच्चों ये चौथा पॉइंट आज भी सही कि परमाणु उदासीन होता है, जितना प्लस उतना माइनस। तो मुख्यतः उसने ये बात जो बोली थी वो आज भी सही। और एक छोटी सी बात और भी आज के संदर्भ में सही देखी गई है, वो है त्रिज्या। आज भी तत्वों के परमाणुओं की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम इकाई में निकाली जाती है। एग्जैक्ट त्रिज्या तो आप परमाणु की निकाल ही नहीं सकते, आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर में बताऊंगा। उसका रफ चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि परमाणु प्रकृति में कोई देख ही नहीं सकता, सब बंधित अवस्था में होते हैं। और बंद बन जाने के बाद परमाणु ना विकृत हो जाते हैं, तो एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। लेकिन पूरे आवर्त सारणी के सभी तत्वों की त्रिज्या लगभग में अगर निकालते हैं ना, तो एंगस्ट्रॉम में ही आता है। तो जे थॉमसन की ये छोटी सी बात भी आज भी सही मानते हैं। और परमाणु उदासीन है ये भी सही मानते हैं। तो अगर ये भी पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। इससे ज्यादा टाइम इस पर नहीं देना चाहिए। तो ये हेडिंग से अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। ये आगे ले जाने के पहले मैं आपका होमवर्क लिख दे रहा हूँ। जहां डिजिटल मटेरियल लिखा है वहां से आप केवल एक्सरसाइज ओपन करना, केवल एक्सरसाइज सॉल्व करना है आपको। उसके फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको क्वेश्चन जो आप रफ कॉपी रोज मेरे लिए लेके आते हो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही केवल रखना। उसी में आप एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर के साथ सॉल्व करना। और कल मैं पूछूंगा किसी को कोई डाउट है तो। सेकेंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1, 2 और 3 और एक फिफ्थ एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन 1। मेरे सब्जेक्ट में बहुत क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना, एक्सरसाइज में ज्यादा दिए हैं और हो भी ये जल्दी जल्दी जाते हैं। तो केवल ये 6 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये आप सॉल्व कर लेना, लिख कर करना कॉपी। चलो अब आ जाओ इस हेडिंग पर, अभी भी टाइम है, मन लगा के सुनो। मैं ये चित्र आप पढ़ा के ही जाऊंगा। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, इससे रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल दिया था। तो मैं इसको एक और हेडिंग दे रहा हूं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। हाँ अब ध्यान से सुनना। रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, उसमें एक उसने बॉक्स लिया लेड का। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ोगे लेड जिसका परमाणु क्रमांक 82 है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता। रेडियो एक्टिविटी 82 के बाद के तत्वों में होती है। ये पीरियोडिक टेबल अगले चैप्टर में आएगा, अभी सुने रहो, डिटेल आएगा। 82 के पहले का कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है, एक आध एक्सेप्शन है, वो भी मैं बताऊंगा पीरियोडिक टेबल। और 82 के बाद सभी रेडियो एक्टिव। यहाँ पे रदरफोर्ड को ऐसे पदार्थ का बॉक्स लेना था जो पदार्थ खुद रेडियो एक्टिव ना हो। ऐसे बहुत सारे थे 82 के पहले वाले। साथ साथ उसको ये भी चाहिए था जो उसको आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो लेड उसको आसानी से उपलब्ध हो गया और ये रेडियो एक्टिव भी नहीं था। तो लेड का बना हुआ एक बॉक्स लिया जिसके अंदर उसने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ, हिंदी बोलूं तो रेडियो सक्रिय पदार्थ, उसके अंदर रखा। रेडियो एक्टिव पदार्थ 3 तरह के विकिरण निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा। इस प्रयोग में अल्फा कण चाहिए था, तो अंदर रखा रेडियो एक्टिव स्रोत अल्फा कण निकालता है। अल्फा कण कल के अंत में भी आया था, आज के अंत में भी आ रहा है। इसको कहते हैं, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अल्फा कण में 2 चीज है, आवेश और द्रव्यमान। इस स्रोत से अल्फा कण अनियंत्रित रूप में निकलते जाते हैं, खूब सारे निकलते जाते हैं। पर इस पूरे प्रयोग में अल्फा कणों की दिशा किधर से वो चल रहे हैं, उनकी दिशा को देखना होता है।
इसीलिए उनके पथ पर नियंत्रण करने के लिए ये जो अनियंत्रित चारों तरफ अल्फा कण निकल रहे हैं, उनके पथ पर रास्ते में एक लेड की बनी प्लेट जिसमें छोटा सा छेद होता है वो रख दिया जाता है। अब लेड खुद तो अल्फा कण देगा नहीं, रेडियो एक्टिव है नहीं, तो छोटा सा छेद होने से अंदर से केवल एक दिशा में अल्फा कण आगे बढ़ता है। इससे अल्फा कण की दिशा निश्चित हो जाती है और जो ऊपर नीचे है वो वहीं रुक जाते हैं लेड प्लेट से टकरा। यहां से सीधी रेखा में अल्फा कण चलते हैं। यहां तक आज मैं पढ़ा रहा हूं। मैं जहां तक आज पढ़ा दिया इसी को कल मैं कंटिन्यू करूंगा। यहां तक आज के पूरे लेक्चर में क्या किसी को डाउट है? डाउट है तो चैट में लिखें। वैसे कोई डाउट होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप रिवीजन वीडियो से और पीडीएफ दोनों से करें। और आज शुरू में आपने बहुत टाइम खराब किया। आप सभी से मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं अंत में, आप बच्चे एकदम टाइम पर ज्वाइन कर लिया करो। आज आपने 3 मिनट खराब किया है। एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समय बर्बाद मत करना। और क्लास में जुड़ते ही आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब चैट बॉक्स पे भेजना स्टार्ट कर दो। इससे पढ़ाने में टीचर का जोश कई गुना बढ़ जाता है और उसके बाद आपको खुद पढ़ने में मजा आएगा। आज भी आप खुद बताओ, आपको सारी चीजें मजे से समझ में आई कि नहीं? यस नो में जवाब दो। लेकिन इससे भी ज्यादा मजा आ सकता है जहां आप शुरू से ही ना मुझे हर चीज का रिस्पॉन्स दो। आप बुरे लोग नहीं हो, बहुत अच्छे हो। मैं तो ऊपर वाले से यही मनाऊंगा कि आप सभी के सपने पूरे हो, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी हर बात माने। चलिए, अब आपकी एक और क्लास भी है फिजिक्स की, उसके लिए रेडी हो जाए। मैं ये मीटिंग बंद कर रहा हूँ।